हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्लस टू की बायोलॉजी में जो हमने बोर्ड एग्जाम्स को लेके क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है उसमें तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कर रखा है भाई, आप लोगों को जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में या नीट में भी, ठीक है, वो दे रखे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए भी, इनके मैं ऑप्शंस आपको साथ साथ बताता रहूंगा, अदरवाइज आप क्या करें, बिना ऑप्शंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, आ जाइए। पहले आपके लिए आईज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंखें एंड मैमल्स आर, कौन से प्रकार के ऑर्गन है ये बताना है। होमोलोगस ऑर्गन है, एनालोगस ऑर्गन है, दोनों है या कोई भी नहीं, ये आपके ऑप्शन बताओ जल्दी से। अब सुनना ध्यान से, जब भी आपको होमोलोगस या एनालोगस में डिफरेंशिएशन करना, सबसे पहले ये देख लो क्या उनकी क्लास सेम है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, या आप देख लीजिए उनका फाइलम सेम है, क्लास नहीं पता तो फाइलम देख लो भाई। अब ऑक्टोपस को क्या कहते हैं हम, डेविल फिश, इसका मेंबर है हरियफास्ट। मोलस्क का फाइलम का मेंबर है भाई, ठीक है। और मैमल्स किसके हैं, कोडाटा फाइलम के। तो इनका क्या एक कॉमन ओरिजिन हो सकता है क्या? ये होमोलोगस क्या होते हैं, जिनका ओरिजिन सेम हो, काम अलग अलग हो, उन्हें होमोलोगस कहते हैं। जिनका काम सेम हो, ओरिजिन अलग अलग हो, उन्हें एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तब आंखें चाहे वो आपकी हो या मेरी हो या ऑक्टोपस की हो, ठीक है, क्या देखने का काम कर रही है, काम क्या है, सेम। बताइए कौन से ऑर्गन होंगे, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स कैसे ऑर्गन होते हैं भाई आपके, दीज आर व्हाट, एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए स्टडी हमारे हाथ में है, हाउ वी स्टडी दैट मैटर्स, डेफिनेटली मैटर करती है। चलो हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। अब स्मार्ट स्टडी में और हार्ड स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क में क्या अंतर, देखो यहीं पे। अब एनालोगस ऑर्गन होंगे, ठीक है, होमोलोगस क्या होंगे, जिनकी ओरिजिन से काम अलग अलग, ठीक है। एक एग्जांपल आप दे दीजिए, अगर आपको आता तो कमेंट कर दीजिए। ओके, एनालोगस ऑर्गन कैसा इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काम सेम, बाहर से अलग अलग आएंगे, एक काम करेंगे, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालोगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और होमोलोगस ऑर्गन क्या करेंगे, इसके अपोजिट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक टर्म आती है अडेप्टिव रेडिएशन। पहले तो इसका एग्जांपल कौन शो करता है, मार्सुपियल मेमल्स, प्लेसेंटल मेमल। फिर पूछ लेते हैं जो आपके अडेप्टिव रेडिएशन है वो कैसा एग्जांपल, कैसा इवोल्यूशन शो करती है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। एक अडेप्टिव रेडिएशन जैसे कि मार्सुपियल मेमल्स जो है, ठीक, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स किसका एग्जांपल है, अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। छोटे से पॉइंट्स निकलते हैं, अलग अलग डेवलप हो गए, होमोलोगस ऑर्गन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, सिंपल। ये चीजें आपसे पूछ लेते हैं। पर अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो, जैसे प्लेसेंटल मेमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दोनों की एक साथ बात कर ले तो कैसा इवोल्यूशन शो करेंगे, कैसे ऑर्गन रखेंगे आपस में, एनालोगस ऑर्गन। और दो अडेप्टिव रेडिएशन, ये प्लेसेंटल मेमल, एक तरफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, मार्सुपियल, ये शो करेंगे कैसा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बट अकेली एक अडेप्टिव रेडिएशन शो करेगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दो अडेप्टिव रेडिएशन आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। डन नहीं, आज तक ठीक है भाई, आपको बस इसी का आंसर देना था, कैसे ऑर्गन है भाई, बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सीबीएसई और एचबीएसई में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, दोबारा आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला, जो मेल ग्रास ऊपर होता है, टिड्डा, राम का घोड़ा, समझ गए, उसका सेक्स इज विच टाइप, किस प्रकार का सेक्स होता है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है भाई, एक्स 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 वाई, एक्स वाई किसमें, लड़के में, मेल में, एक्स एक्सिस में लड़की में, फीमेल में। अब जो मेल टिड्डा ग्रास ऊपर होता है उसमें कैसा होता है भाई, एक्स जीरो टाइप, मतलब हमारे अंदर जैसे मत ऑटोसोम्स तो होते हैं, ऑटोसोम के अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी बात चल रही है। तो मेल ग्रोसोपर में सेक्स यानी सेक्स क्रोमोसोम इज विच टाइप, एक्स नोट टाइप, मतलब जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनमें से एक क्या होता है, कम, ये नहीं होता, पेयरिंग में नहीं होते सेक्स क्रोमोसोम। जैसे हमारे अंदर कैसे होते हैं, लड़की होगी तो एक्स एक्स पेयर्ड मिलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, मेल में नहीं होते, ग्रासहोपर में,
ठीक है, फीमेल लड़के में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन मेल में एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही ग्रासहोपर जो मेल होता है उसमें एक्स नोट टाइप पाया जाता है, ये ओ नहीं एक्चुअली समझो, ये नोट टाइप है, यानी नहीं मिलता, एक क्रोमोसोम कम होता है मेल में, ठीक है। फीमेल में कैसे शो करता है भाई, दैट इज एक्स एक्स टाइप। अगर फीमेल ग्रासहोपर की बात करते हैं तो उसकी फीमेल में एक्स एक्स होता है, पूरे होता है, मेल में नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्स एक्स और एक्स वाई फीमेल, ये हमारे ह्यूमन बीइंग में। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेल हिट्रोगेमेटी का एग्जांपल दो। ह्यूमन मेल देना, ह्यूमन बीइंग नहीं देना। ह्यूमन फीमेल क्या होती है, होमोगेमेट, यानी दोनों गैमेट क्या है, सेम। अलग अलग गैमेट हो हिट्रोगेमेट हो, ठीक है। ओके, हो गया। मेल ग्रासहोपर में पाया जाता है एक्स नोट टाइप सेक्स डिटरमिनेशन, ये फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स। तो एक्चुअल में ग्रासहोपर पूछ लेते हैं कैसे शो करता है, मेल हिट्रोगेमेटी शो करता है या फीमेल हिट्रोगेमेट, मतलब अलग अलग गैमेट शो करता है। तो ग्रासहोपर आपका मेल हिट्रोगेमेटी का एग्जांपल है। ऐसे ह्यूमन बीइंग भी मेल हिट्रोगेमेट होते हैं। जबकि अगर बात करें बर्ड्स की तो उसमें जेड जेड पाया जाता है मेल में और जेड डब्ल्यू पाया जाता है फीमेल में। तो फीमेल हिट्रोगेमेटी का क्वेश्चन पूछते हैं बर्ड्स में, हैन मुर्गी, कोक मुर्गे में ये पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स में होता है फीमेल हिट्रोगेमेटी का एग्जांपल, हिट्रोगेमेट जिसमें फीमेल में अलग अलग गैमेट हो, सेम ना। मेल हिट्रोगेमेट जिसमें मेल में अलग अलग हो गैमेट, जैसे एक्स वाई होता है हमारे अंदर, समझ आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन, एंटीकोडोन, कोड को पढ़ने वाला एंटीकोडोन कहां प्रेजेंट होता है बताइए। अब डीएनए से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आरएनए में, आरएनए से कौन लिखा, प्रोटीन बनाते समय एमआरएनए बनता है, डीएनए से बने एमआरएनए, एमआरएनए से कौन लेगा इंफॉर्मेशन, टीआरएनए। तो कोड किस पे होते हैं, एमआरएनए पे। एंटीकोडोन किस पे प्रेजेंट होते हैं भैया, टीआरएनए पे। किस पे प्रेजेंट होते हैं, टीआरएनए। टीआरएनए की फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए की फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। तीन फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, हु काजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। पहले बताओ मलेरिया कैसी डिजीज है, वायरल है, बैक्टीरियल है या प्रोटोजोन्स। एंड द आंसर इज प्रोटोजोन्स डिजीज है मलेरिया। प्रोटिस्टा का मेंबर है क्या प्रोटोजोआ, यस बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, मलेरिया है, इनमें एक मैलिग्नेंट मलेरिया, बहुत ही हानिकारक खतरनाक मलेरिया जो डेथ का कारण बन सकता है, कौन सा प्रोटोजोआ काज करता है। तो सबसे पहले बताइए भाई, मलेरिया कौन करता है, प्लाज्मोडियम। कौन करता है, प्लाज्मोडियम, PLAS, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम में कौन सा प्लाज्मोडियम भैया, प्लाज्मोडियम मलेरिया ही करता है या प्लाज्मोडियम टाइफी कौन, हु। तो एक ही है क्या, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम काज करता है मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि मोस्ट हार्मफुल डेंजरस मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया। कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, प्रोटोजोन्स में आपका जो प्लाज्मोडियम है किस प्रकार का प्रोटोजोआ है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, स्पोरोजोअन्स है या अमोइबिक प्रोटोजोआ है, ये बताना, कमेंट कीजिए जरूर। प्लाज्मोडियम किस प्रकार का प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन, मिथेनोजन्स प्रोड्यूस, जो मिथेनोबैक्टीरियम है, बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट जब हम डील करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डील करते हैं, तो वहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं तो वो बायोगैस रिलीज करते हैं, बायोगैस रिलीज करते हैं उन्हें हम मिथेनोजन्स, उसमें मिथेन मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, जिसे कहते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया बोलते हैं। कौन काज करता है, मिथेनोजन्स में कौन आता है, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजन्स जो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई, क्या बायोगैस में केवल मीथेन मीथेन होती है क्या, इसके अलावा और भी गैस होती है, बिल्कुल भी और भी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, जैसे H2S होती है, जैसे CO2 होती है, बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर O2 नहीं होती, O2 इज नॉट प्रेजेंट इन बायोगैस, ओनली व्हाट, हाइड्रोजन मिल जाएगी, H2S, CO2 और CH4, these are the component of
व्हाट, बायोगैस। तो मिथेनोजेंस क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वाले गैसेस। ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल, किसको नहीं मारता, देता हूं ऑप्शन। किसको किल नहीं करता, लेपिडोप्टेरन्स को किल नहीं करता, ये दूसरा ऑप्शन है डिप्टेरन्स को किल नहीं करता, तीसरा ये कोलियोप्टेरन्स को किल नहीं करता, या बताइए किसको किल नहीं करता, बैसिलस थुरिंजिनसिस। ये चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। लो भाई, इनमें से किसको किल नहीं करता, बीटी का टॉक्सिन। ठीक, सबसे पहले भाई बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को किल कर देता है बैसिलस थुरिंजिनसिस का टॉक्सिन। ठीक है, और वो भी कैसे, मतलब जैसे इनके गट में जाएगा तो गट के अंदर पीएच होता है अल्कलाइन। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई, एट अल्कलाइन पीएच जो बीटी टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, एक्टिवेट। और एक्टिवेट होते ही ये जो भी इसको ये इंसेक्ट अंदर लेते हैं उनके गले में हो जाता है छेद। वो गले में हो गया छेद, सीधी चीजें बाहर, एयर डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट आती वो मर जाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन फैल जाएगा, किल हो जाएगा। अगेन तो क्या होगा, अल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है। ठीक है, और अल्कलाइन पीएच लेपिडोप्टेरन्स के गले में होता है, डिप्टेरन्स के गले में होता है, और कोलियोप्टेरन्स के गले में भी होता है। पर खुद जो बैसिलस थुरिंजिनसिस है इसके गले में नहीं होता अल्कलाइन पीएच। दैट्स व्हाई बीटी टॉक्सिन बैसिलस थुरिंजिनसिस को किल नहीं करता है। Hence the right answer is this. बट ये लेपिडोप्टेरन्स को किल कर देता है, डिप्टेरन्स को किल कर देता है, और कोलियोप्टेरन्स इंसेक्ट्स को किल कर देता है। अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन आता है। तो सबसे पहले भैया आर्मी वर्म लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, तंबाकू बड वर्म आपके लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, ये ध्यान रखिए। कोलियोप्टेरन्स को याद रखने का तरीका बीसी, बी के बाद सी ऑप्शन है, बीसी, बाकी आप समझ लो। ठीक है, कोलियोप्टेरन्स में आते हैं भैया बिटल्स, याद रखने का तरीका बी सी। ओके, देन बी के बाद सी, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। क्लियर है क्या, हाँ जी। बाकी आप जानते हैं अच्छे से कि नहीं पता, कोई ना जल्दी से एमबीबीएस में आओ तो सही, अच्छे से पता चलेगा आपको। आगे आ जाओ, कोलियोप्टेरन्स में क्या क्या आता है, बिटल्स। ठीक, डिप्टेरन्स में याद रखना चाहिए एमएफडी, सुना है आपने, मैन्युफैक्चर्ड एमएफडी। ठीक है, फ्लाइज, एफ का मतलब फ्लाइज मक्खियां, एम फॉर मॉस्किटो मच्छर, मच्छर मक्खी को मारता है भाई कौन, डिप्टेरन्स में कौन कौन आता है, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। याद रखना तरीका एमएफडी। ठीक है, उसमें आर्मी और तंबाकू बन गए लेपिडोप्टेरन्स में, चलेगा यार, याद हो जाता है। तो डिप्टेरन्स में आता है भाई मॉस्किटो एंड फ्लाइज। मॉस्किटो फ्लाई को किल कर देता है, आर्मी वालों को किल कर देता है, तंबाकू वालों को किल करता है, बीटल को किल कर देता है कौन, हमारा बीटी का टॉक्सिन। हाँ, खुद बैसिलस थुरिंजिनसिस तो बनता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, और इसके एक्टिवेट होने के लिए चाहिए क्या, अल्कलाइन मीडियम, जो इनके गले में होता है, इनके इसके अंदर अल्कलाइन मीडियम नहीं होता, दैट्स व्हाई ये किल नहीं होगा। सिंपल, यही तो क्वेश्चन है यार। आ जा, अगली फुल फॉर्म में ये बी, बोलो भाई, बताओ, हटा दे इसको, नीचे लिख देंगे, लिख देते हैं भाई। बताइए, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EFB, बताई थी भाई, पहली वीडियो में बता रखी है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा, पहला क्वेश्चन नहीं देखा, वो देख लो जाके, आपके लिए बना रखा है बच्चे। हाँ जी, आ जाइए आगे, करें स्टार्ट। EFB की फुल फॉर्म पक्का पूछते हैं भाई, ये बोर्ड वाले तो पक्का पूछते हैं, और CBSE वालों को तो पक्का पूछना ही है, और GEC की तो हर बार नीट एग्जाम में आती है, पता है क्या है फुल फॉर्म लिखना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बात है, आ जाएगी, होगी फुल फॉर्म बस। अगली GEAC की हर बार नीट एग्जाम में पूछी जा रही है, GEAC की फुल फॉर्म बताओ, बताओ जल्दी से, क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी
COMMITTAA कमिटी। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी कमिटी है जो आपको ये कहेगी आप किन किन के ऊपर जेनेटिक जीन्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हो, किन के ऊपर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट मूवी देखी होगी आपने, उसमें रोबोट कितना खतरनाक बन जाता है भाई, रोबोट 2 भी देखी होगी आप। तो ये जो रोबोट है अगर हमें नुकसान पहुंचाने लग गए, ठीक है, ये रोबोट ही हमें नुकसान पहुंचाने लग जाए तो क्या होगा? फायदा क्या, ह्यूमन की वेलफेयर नहीं हो पाएगी। तो क्या फायदा बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का? इसलिए, और ह्यूमन बीइंग पे करने लगे तो भाई ह्यूमन बीइंग को कुछ भी बना देंगे लोग, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे खोपड़ी बैठी है, पता नहीं आपका क्या बना दे, फायदा नहीं है। इसलिए ह्यूमंस के जीन्स मॉडिफिकेशन के लॉ में नहीं देते, ठीक है। और आप ऐसे कहीं ऐसे अगर आप करते हो जबरदस्ती, मान लो बिना पूछे कोई वर्क ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने लग जाए, ह्यूमन में डालने लग जाए, वो आपके लिए कानूनी अपराध है। कृपया आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इससे मानवता खतरे में आ सकती, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जीईएसी से कहीं पे भी चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मंकी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी अंदर ऑर्गेनिज्म पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जैसे भी कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग प्रकार, चूहों पे, मंकी पे, ईटीसी जो भी। तो परमिशन यहां से लेनी पड़ी, ये प्रूव करेगी तभी जाके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वरना नहीं। अगेन एड्स की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या होती है? एक्वायर्ड। बेटा ये देखिए आप लोगों से बार बार पूछते हैं जी, इसलिए अच्छे से रेडी कर लो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कोई एक बीमारी नहीं होती, ये बीमारियों का ग्रुप होती है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स या डिजीज कह सकते हो। सिंड्रोम का मीनिंग कौन काज करता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान रखिएगा, एचआईवी वायरस काज करता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? दैट इज व्हाट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और क्या खास पूछते हैं? मैं यहाँ पे पूछते हैं इसके 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, बताओ कौन कौन से? जल्दी से बताओ, याद है ना तरीका? डाई, DAE, डाई डाई डाई, ऐसे समझ सकते हो। डी का मतलब है डीनेचुरेशन, जो कि हाई टेम्परेचर पे करवाई जाती है। कितना आप बताइए कमेंट करके। ए का मतलब एनीलिंग, ई का मतलब, ठीक है, डाई, DAE एक्सटेंशन कर देंगे भाई, उसमें पूरा इंक्रीज कर जाएगा। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। DAE आपसे 3 स्टेप्स पूछ लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के। अगला पीसीआर की फुल फॉर्म, ठीक है, इनके टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। डीनेचुरेशन का करीब करीब 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, एनीलिंग करीब 54 डिग्री सेल्सियस, एक्सटेंशन करते हैं करीब 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक एक 30-30 सेकंड या 1 मिनट के स्टेप्स होते हैं, ओके। तो पीसीआर होती है भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लाज्मिड डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए क्या होते हैं? पहले तो बता, क्या ये यूकेरियोट में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। इसमें पाए जाते हैं P4 प्लाज्मिड, P4 प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स में पता है न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म में सीधा ही जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। तो आपके प्लाज्मिड डीएनए क्या होते हैं? जैसे बैक्टीरिया के अंदर ये मान लो इनकी सेल वॉल हो गई, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर इनका साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के कुछ स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं भाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। खास बात इनकी, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सुनिएगा, प्लाज्मिड डीएनए क्या होती है? सबसे पहले स्मॉल छोटे, उसके बाद सर्कुलर गोल, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। डिफाइन कैसे करेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। खास बात, ऑटो रिप्लिकेटिंग, ऑटो की बजाय आप सेल्फ रिप्लिकेटिंग लिखना। खुद रिप्लिकेट, अपनी कॉपी खुद बना लेते हैं भाई, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं डीएनए, आर नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। तो स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 2 स्टैंड होते हैं, आर नोन एज व्हाट? प्लाज्मिड डीएनए। हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन, ठीक है, 1972 में फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, ठीक है।
आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था और स्टेनले कोहेन ने क्या किया था? क्या काम था हर्बर्ट बोयर जी का और क्या काम था स्टेनले कोहेन जी का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, व्हाट डिफाइन प्लाज्मिड डीएनए, आप बोलेंगे प्लाज्मिड डीएनए आर द स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रिप्लिकेटिंग या ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऑटोनो अपनी मर्जी से रेप्लिकेट करेंगे, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए आर नोन एज व्हाट, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, एक हमने सिंथेटिक प्लाज्मिड डीएनए भी बना रखा है जिसका क्या नाम है, PBr 322, जहां P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिग्यूज ने बनाया था। 322 का मतलब स्ट्रेन पे, इतने नंबर पे कह सकते हैं। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन है, विच इज ओल्डेस्ट, कौन सबसे पुराना है? ओ भाई साहब, एक को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इवॉल्व फर्स्ट, कौन सबसे पहले इवॉल्व हुआ, यानी कि दोनों क्वेश्चन इवोल्यूशन पर लिए गए हैं भाई। अच्छा ठीक है, अब बात रहेगी ऑप्शंस देता हूं, उसमें बताना पहला क्वेश्चन कौन सबसे पुराना है, पुराना है, आ जाओ ऑप्शन आपको यहां देते हैं। चलिए भाई, ठीक है, पहले कर लिया होगा आपने, ठीक है, वरना 10 सेकंड पीछे जाइए, फोटो ले लीजिएगा, सिंपल। चलिए भाई, ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप बताएं इनमें से कौन सबसे पुराना है। पहला होमोसेपियंस, दूसरा होमो हैबिलिस, तीसरा ऑप्शन है होमो इरेक्टस, चौथा ऑप्शन है भाई ड्रायोपिथिकस, पांचवा दे दूं रामापिथिकस, छठा दे दूं एउस्ट्रालोपिथिसिंस, सातवां दे दूं नियंडरथल मैन, आठवां दे दूं क्रोमैग्नोन मैन। कितने ऑप्शन कौन देता है? देखो भाई, आप इन चारों में से बता दो बस, सबसे पुराना इन चारों में से कौन है, अलग अलग में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, विच इज ओल्डेस्ट, ये चार ऑप्शन है। हाँ जी, कौन है? ड्रायोपिथिकस सबसे पुराना है इनमें, ओल्डेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व फर्स्ट, और यही है जो पहले इवॉल्व हुआ था, सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आए, इनके बाद कौन आया? रामापिथिकस। कई बार कंफ्यूजन में मान लो तीसरे ऑप्शन की जगह मैं लिख दूं रामापिथिकस, तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामापिथिकस से पहले कौन आया? ड्रायोपिथिकस, फिर उन्हीं के टाइम की बात है, रामापिथिकस बाद में आए, बस ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछ लूं, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस में पहले कौन आया? होमो हैबिलिस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड होमो हैबिलिस था। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस और एस्ट्रालोपिथिसिंस में पहले कौन आया? एस्ट्रालो, क्या कौन ओल्डेस्ट है? एस्ट्रालोपिथिसिंस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, एस्ट्रालोपिथिसिंस, फिर होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस। ठीक है, फिर आपके नियंडरथल मैन, देन क्रोमैग्नन मैन, देन होमो सेपियंस जो आज की ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ओके। अब एक खास बात सुनिए, क्या इनकी ब्रेन कैपेसिटी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी हमें पढ़नी होती है होमो हैबिलिस से। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है बताइए जल्दी से? 650 से 800 सीसी, और 800 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद होमो इरेक्टस की पूछते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे, ऑप्शन दे देंगे 900 सीसी, याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं भैया कौन? आपके नियंडरथल मैन की कितनी होती है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। सबसे ज्यादा भाई ऐसा बताया गया है कि क्रोमैग्नोन मैन क्या है, ये 1650 सीसी। ठीक है, हमारी कितनी होती है ये भी आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फैल गया, ह्यूमन बीइंग के मान लेते हैं कि 1350 से 1600 सीसी का ऑप्शन देते हैं, पर क्रोमैग्नोन मैन की कितनी मानते हैं? 1650 सीसी, ध्यान रखिए। तो ये आपकी ह्यूमन बीइंग की है। ऐसे ही आप लोग, आपको कमेंट करनी है किसकी ब्रेन कैपेसिटी? नियंडरथल मैन की ब्रेन कैपेसिटी आप लोग कमेंट करेंगे कितनी होती है, समझो यार। ठीक है, होप सो गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डेफिनेटली भाई इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डन हो गए हैं, जो मैंने इस वीडियो में बढ़ा दिया। 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2023 के बायोलॉजी के एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट आपको वीडियो देखनी है, चाहे नीट वाले हो
या आपके जो एग्जाम दे रहे हैं प्लस टू का, सबके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आई थिंक सो। एंड होप सो गाइज आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, जहां पे आपको चीजें करनी है बताना जरूर। DAE स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, पहले कौन आया उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन, डाई से आसानी से याद रख सकते हैं। tRNA पे एंटीकोडोन लूप होता है, ठीक है, और कोडोन होते हैं mRNA पे। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से चीजें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक का कोडोन को पढ़ने के लिए एंटीकोडोन लूप होता है, ये ध्यान रखना। जैसे 64 कोडोन्स हैं टोटल, जिनमें से 61 कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, 3 नहीं करते। 3 नहीं करते उन्हें स्टॉप कोडोन बोलते हैं, उनकी नाम आप कमेंट कर दीजिए, UAG, ठीक है। ओके जी, अच्छे से पढ़िए गाइज, ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि आपकी बायोलॉजी, स्पेशली प्लस टू को बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, CBSE हो, HBSE बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, बायोलॉजी के एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।